नमस्कार। कार्यक्रम सदन दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। अगले आधे घंटे में देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही में क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। लोकसभा के बाद चुनाव सुधारों पर राज्यसभा में चर्चा शुरू। बीजेपी ने कहा कांग्रेस ने चुनाव सुधारों पर कभी नहीं दिया ध्यान। विपक्ष ने एसआईआर और चुनाव आयोग की निष्पक्षता का मुद्दा उठाया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर राज्यसभा में चर्चा संपन्न। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर अवसरवाद का लगाया आरोप। राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान के सम्मान का किया आह्वान। पेट्रोलियम ईंधन में एथेनॉल मिलाने से वाहनों को नहीं होता कोई नुकसान। लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का जवाब। E20 फ्यूल के कारण तेल आयात में आई कमी, किसान बने ऊर्जादाता। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही की। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने की सदन में खुशी जताई गई। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि ये देश के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। Honorable members, I am pleased to share a moment of immense pride for our nation. Our festival of lights, Deepavali, has been inscribed on UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity. The prestigious recognition announced on the 10th of December 2025 has sparked joy and celebration across our country and among Indians worldwide. Deepavali is not merely a festival, it is a civilizational message. It symbolizes the triumph over light over darkness, knowledge over ignorance, hope over despair, and dharma over adharma. It is universal philosophy, cuts across faiths, regions, and generations, embodying the very spirit of India that is inclusive, radiant, and resilient. As you may be aware, Deepavali is the 16th element of Bharat to be inscribed on the UNESCO list of intangible cultural heritage of humanity, thereby enriching it with the glow of India's civilizational legacy. On my behalf and on behalf of this August House, I extended heartiest felicitations to all the Indians, to our cultural practitioners, and every individual and the institutions that contributed to securing the global recognition. May this achievement inspire us to preserve, promote, and proudly celebrate our rich heritage and traditions with renewed commitment and reverence. सदन में संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग से जुड़े दस्तावेज रखे गए। साथ ही विधि एवं न्याय मंत्रालय, संचार मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के पत्र सभापटल पर रखे गए। सदन में विभाग संबंधी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधित संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति की रिपोर्ट और मंत्रियों के वक्तव्य भी रखे गए। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विभिन्न सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए। इस दौरान रेल, सड़क, वायु प्रदूषण समेत विभिन्न मुद्दों की ओर सदस्यों ने ध्यान दिलाया। SCCL के उत्पादन में गिरावट, लंबित खदान मंजूरी और वित्तीय तनाव को लेकर चिंता जताई गई। ओडिशा के कोरापुट, मयूरभंज और सिमलीपाल क्षेत्रों में जनजाति और प्रकृति आधारित पर्यटन के विकास की आवश्यकता बताई गई। शहरी क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई। क्रेडिट स्कोरिंग कंपनियों और एजेंसियों को विनियमित करने की मांग सदन में उठी। नकली दवाओं के बढ़ते खतरे पर चिंता और बाजार में आने से पहले गुणवत्ता जांच की आवश्यकता बताई गई। कई क्षेत्रों में कृषि संकट पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। सांसद
डॉक्टर के लक्ष्मण ने निजी अस्पतालों द्वारा अत्यधिक शुल्क वसूलने से रोकने के लिए विनियामक सुरक्षा उपायों की मांग की। I urge this government, in recent light which have come to our notice, we must ensure transparent medical billing, standardization of procedures, protocols, and stronger regulatory safeguards that protect patient rights. The charges displayed in the various private corporate hospitals are different from the charges they collect at the time of this disposal. सांसद सुधा मूर्ति ने समुदाय केंद्रित नवाचारों को मान्यता देने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक नवाचार पुरस्कारों की स्थापना की मांग की। Requesting Government of India to start a new award line, social innovation line, so that social innovators can be recognized, respected, and we get the advantage of that, all of us. सरकार ने बताया कि डिजिटल पते में निजता और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और इसमें बैकग्राउंड में बदलाव सिर्फ यूजर ही कर सकेगा। डिजिटल पते की अवधारणा को लेकर एक नोटिस केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पास लंबित है और उसकी मंजूरी के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेन्नासामी ने राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। Digital postal index number, sir. This is a simple, standardized, a 10 alphanumerical unique number which divides the entire country into 4 by 4 meters based on the longitude and latitude. So there will be a unique address for every home, every office, every farmland, and even an electric pole can have a unique address, sir. This is all done, and we released this in May 2025. This is all in the public domain. With one click, going to the website, anybody can identify what their DigiPin is, including Jharkhand. Sir, every place in India, entire area has been fragmented into 4 by 4. Sir, even if you look at this parliament, there will be 10 or 15 DigiPins in this area. So this has been implemented across, sir. सरकार ने कहा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार हुआ है और अच्छे दिनों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। 2016 में जो AQI जिसको 200 कहते हैं, मतलब अच्छे दिनों की संख्या जो 110 होती थी, 110, 2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। इस वर्ष जनवरी-नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं, बल्कि केवल 3 ही रहा है। इसको लेकर के जो आपने पूछा है, हमारे मंत्रालय के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। जो इसके हितधारक हैं उनके साथ बैठक की जाती है। 2014 से पहले इसको मॉनिटर करने के लिए कोई लीगल सिस्टम ही नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही नहीं था। 2021 में हमने CAQM की स्थापना इस संसद से लेकर के करी। अब CAQM जो है वो विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से इसके लिए कार्य करता है। दिल्ली में जो भी AQI है उसके लिए हमने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को तैयार किया है और उस एक्शन प्लान में जब इस प्रकार से AQI बढ़ता है तो एक्शन प्लान में कार्रवाई की जाती है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री और नेता सदन JP नड्डा ने आज वंदे मातरम के 150 साल पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद वंदे मातरम को उचित सम्मान नहीं मिला और इसके लिए उस समय की सरकार जिम्मेदार है। राज्यसभा में वंदे मातरम पर हुई चर्चा का समापन करते हुए नेता सदन ने कांग्रेस पर अवसरवादी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी नेता की छवि खराब करना नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों को ठीक तरह से रखना है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को बदनाम करने का नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य
भारत को, इतिहास को रिकॉर्ड पर स्ट्रेट रखने का जरूर है, इस बात को हमको ध्यान रखना। आपको जब सूट करता है तो आप नेहरूवियन एज की चर्चा करते हैं, जब आपको सूट नहीं करता है तो आप सुभाष चंद्र बोस को ले आते हैं, तब आप गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को ले आते हैं, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर को ले आते हैं। यह ठीक नहीं है। अगर श्रेय लेना है तो तकलीफ में अगर देश आया तो उसकी जिम्मेवारी भी लेनी होगी, इसको भी हमको ध्यान में रखना। यही तो आरोप है कि वंदे मातरम की जो भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास से जुड़ा हुआ जो हमारी मान्यता थी, उसको उस समय के प्रधानमंत्री सिरे से खारिज कर रहे थे। ये इसका इतिहास बनता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर which was followed at that point of time, and the country should know, and the people, 1.4 billion people should know how the country was functioning and what was happening. Prevention of insults of National Honor Act 1971. आपने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स और टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 पारित किया। इस एक्ट के तहत पेनाल्टी फॉर डिसरिस्पेक्टिंग द इंडियन फ्लैग एंड नेशनल एंथम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहां पर फिर से आपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को इंक्लूड नहीं किया। और अंत में सिर्फ मैं बोलना चाहता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? हमारी लड़ाई किस बात की? कोई जमीन की लड़ाई तो है नहीं, किसी और चीज की लड़ाई है नहीं, विचारों की लड़ाई है। और जब मैं विचारों की लड़ाई कहता हूं, और जब मैं कहता हूं कि वंदे मातरम को सम्मान और स्थान नहीं मिला, और मैं जन गण मन को पूरी इज्जत, और मैंने कहा सारी जिंदगी उसके लिए मर खपने के लिए तैयार हूं, तो लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, और वो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश कॉम्प्रोमाइजेस से नहीं चलता है। ये हमारी आइडियोलॉजी। देश सच्चाई और इतिहास की बातों को ध्यान में रख करके चलता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देश अगर चलता है तो वो अनकंडीशनल नेशनल सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख करके चलता है। राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर आज चर्चा शुरू हुई। इस दौरान विपक्ष ने ईवीएम, एसआईआर और चुनाव आयोग की निष्पक्षता का मुद्दा उठाया। वहीं सत्तापक्ष ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर चुनाव सुधारों पर गंभीर नहीं होने का दावा किया। चर्चा शुरू होने से पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों को सदन की प्रक्रिया और कार्यसंचालन विषयक नियम की ओर ध्यान दिलाया। Before we proceed with the discussion on election reforms, I wish to invite the attention of the House to certain procedural aspects. First, the Election Commission of India is an autonomous constitutional authority under Article 324 of the Constitution of India. Consequently, its day-to-day functioning is not primarily the concern of the Government of India. Secondly, I wish to refer to Rule 238 Class 5 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, which states that a member while speaking shall not reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms. Finally, I would like to remind you that the matters concerning special intensive revision of electoral rolls in various states are presently sub judice and under adjudication by the Supreme Court of India. In this context, your attention is invited to Rule number 238, Section 1 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, which states that a member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. Accordingly, I request all honorable members to keep these provisions in consideration while making their valuable interventions and desist from making any submissions which contravenes the same. Anything said by the members in contravention to the prescribed limitations shall not be made part of the record. चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस के अजय माकन ने आगाह किया
कि चुनाव आयोग में विश्वसनीयता में थोड़ी सी कमी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर सकती है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान चुनाव सुधारों पर कभी विचार नहीं किया गया था। कांग्रेस ये नहीं समझती कि वोट विश्वसनीयता, विश्वास और संबंधों के आधार पर मिलते हैं। टीएमसी की डोला सेन ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव सुधारों के खिलाफ नहीं है, लोगों के नाम हटाकर नई मतदाता सूची बनाए जाने के विरोध में है। डीएमके सांसद ने ईवीएम की विश्वसनीयता का मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने एसआईआर की मंशा पर सवाल उठाया। इनकी सरकार कब रहती थी और हमारी सरकार कब है? सर, जब से वोटर आईडी कार्ड आ गए कांग्रेसी सरकार आना बंद, सीसीटीवी आ गए कांग्रेसी सरकार आना बंद, जब से स्वतंत्र जुडिशरी हो गई कांग्रेस सरकार आना बंद, स्वतंत्र मीडिया आ गई कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलना बंद, और तो और सर जब से साक्षरता दर 50% हो गई बहुमत मिलना बंद। इनको कब बहुमत मिलता था? जिस जमाने में मतपेटियां लूटी जाती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, गोलियां चलती थी, बिहार के चुनावों में 80-80 लोग तक घायल होते थे। इन्हें लग रहा है शायद वही जमाना वापस आ जाए। तो सम्मानित सदस्य कह रहे थे कि 45 दिन के बाद वो नहीं करते, उसका जवाब गृह मंत्री जी वहां पर दे चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कहा 1991 में जो चेंजेस किए थे नरसिम्हा राव सरकार में, उसमें कोई भी एविडेंस, कोई भी पिटीशन 45 दिन तक ही हो सकती है। 45 दिन के सबूत मिटा रहा, 45 दिन के अंदर। आज चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन चुका है। सत्ताधारी दल ईसी अपॉइंट कर सकता है, ईसी को कानूनी इम्यूनिटी दे दी गई है। अगर लोकतंत्र के इन तीनों स्तंभों में समान अवसर, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को नहीं बचाया गया तो यह सदन सिर्फ एक इमारत बन करके रह जाएगा। इलेक्शन कमीशन इज द custodian of democracy, sir. Election Commission should not betray the trust of voters, sir. And at no point of time, 140 crore people of this country should lose faith in the Election Commission, sir. For this, Election Commission should never be partitioned, should be transparent, should never play with rules, but apply them equally across the board and be independent, and should never scrub to polls and pressure, sir. बुलेटिन में अब बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रश्नकाल में बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों में एथेनॉल मिलाने से वाहनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, इसकी जांच की गई है। E20 फ्यूल के इस्तेमाल की वजह से किसानों को बहुत बड़ी रकम मिल रही है। हमारे देश में E20 फ्यूल को स्वीकार किया है। अभी हमारे पेट्रोल में E20 यानी इथेनॉल का 20% एडिंग होता है। ये करीब पुराने जो 2023 के पहले ही जो पुराने व्हीकल थे उसका भी टेस्टिंग किया है और करीब 1 लाख किलोमीटर तक टेस्टिंग करने के बाद ARAI, ये जो गवर्नमेंट की स्थापन की हुई संस्था है टेक्निकल पुणे की, उन्होंने इसमें यह कहा है कि नो व्हीकल इंजन फेल्यूअर्स वॉज ऑब्जर्व्ड, नो इम्पैक्ट ऑन व्हीकल परफॉर्मेंस, स्टार्ट एबिलिटी एंड ड्राइव एबिलिटी एंड मेटल कैपेबिलिटी। वैसे अध्यक्ष महाराज, बहुत बार हम लोग मेंटेन करने के लिए बहुत बार 6-6, 8-8 महीने के बाद सर्विसिंग करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मेटल के पार्ट्स थे उसमें पहले ऐसा कहा गया था कि शायद इसमें कोई परिणाम हो सकता है, पर ध्यान में यह आया कि ऐसा कोई हुआ नहीं है। पर सर्विसिंग में छोटे छोटे जो मेटल के वॉशर्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। इसके बारे में विशेष रूप से कोई तकरार भारत सरकार के पास नहीं आई। एक तकरार गुजरात में आई थी और गुजरात में वॉक्सवैगन कंपनी की उसकी इंक्वायरी हुई। उसके बाद ये ध्यान में आया कि इसका संबंध E20 फ्यूल से कोई नहीं था। इसमें कुछ जगह ये बड़े प्रमाण पर जो इथेनॉल हमारे सरकार की प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का उद्दिष्ट रखा गया है, उसमें हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ रुपए का है अध्यक्ष महाराज। और जो प्रदूषण हो रहा है उसके परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है और उससे प्रदूषण कम होता है, और इसलिए अभी तक जो इथेनॉल हमने यूज़ किया है उसके कारण विशेष रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है
उसमें करीब 245 लाख मीट्रिक टन ये जो क्रूड ऑयल को इथेनॉल ने सब्स्टिट्यूट किया है, और करीब इसके साथ कार्बन इमिशन रिडक्शन में 736 लाख मीट्रिक टन इक्विवेलेंट टू 30 करोड़ ट्री लगाएंगे, इतना हमने उसमें प्रदूषण कम हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें किसानों का भी इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है, और एक दिन 22 लाख करोड़ का ये इंपोर्ट समाप्त करके हम विकसित करके हमारे देश को, किसान को आज हमने ऊर्जा दाता, ईंधन दाता बनाया है, तो आगे चलकर ये पूरा पैसा ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा और किसान इसके कारण उनका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों से संबंधित एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय कारकों पर निर्भर करती हैं। उन्होंने कहा कि देश एथेनॉल मिश्रण से पर्यावरण के अनुकूल ईंधन की ओर अग्रसर है। I would like to thank the honourable member for raising the issue of prices of petrol. सर, जैसे सबको पता है, हमारी जो पेट्रोल, डीजल, एनर्जी कंजम्पशन है बहुत तेजी से बढ़ रही है। एनर्जी इज द लाइफलाइन ऑफ द इकोनॉमी, सो इफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 8.4% in the last quarter, 7.8% in the previous quarter, energy consumption is increasing. And the International Energy Agency, sir, which is based in Paris, has estimated that for the next 20 years, about 35% or more of the increase in demand for global energy will come from India because it's a rapidly growing economy. We are spending approximately $150 billion a year on the import of energy. So to the extent that we have 20% blending, that 20% blending means 20% less of imports have to be followed. Insofar as international energy prices are concerned, those are determined by a variety of factors, the cost of production at the point of production, and there points vary. These days we have a comfort level because prices are in the range between $60 and $65 per barrel. Then there is the cost of insurance, cost of freight, the refining margin, dealer's margin, all that is added. Plus the feeds which are going into ethanol, sir. We had started with sugar and sugarcane, B-heavy molasses, C-heavy molasses, but we are gradually moving from water-intense crops like sugar to less water-intense like maize or corn, makkah. Today, our feed is 48%, it is maize. Money that we give to the farmers as a result of this procurement, about 40,000 crores a year, is also helping to alleviate the strain in the agricultural economy. Our total consumption of oil per day is 5.6 million barrels, sir, out of which we are only producing a fraction of that. So we are producing more now. Production on the eastern coast has gone up to 55,000 barrels. On the western coast, we are producing 2.5 lakh barrels a day. In Assam, we have raised the production to 1 lakh. But overall, अगर consumption बढ़ेगी तो import भी बढ़ेगा. ओडिशा के जल जीवन मिशन के तहत हासिल किए गए लक्ष्यों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि जल जीवन मिशन विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। मिशन के पूरी तरह से लागू होने के बाद महिलाओं के जीवन को आसान बनाएगी। जो ओडिशा के अंदर करीब 88% जितना काम जल जीवन मिशन के द्वारा जल दिया गया है और आने वाले दिनों में भी बाकी जो है 12% से करीब उनको भी जल दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी योजना ये जल जीवन मिशन की वो भी है और उसके कारण हर लोगों को जो महिलाएं दूर तक पानी लेने के लिए जाती थी, रोज़ करीब 9 करोड़ महिलाएं पानी लेने के बाहर जाती थी और करीब 5 करोड़ घंटे उनके रोज़ पानी लाने के लिए बिगड़ते थे। आज उनको अपने घर में शुद्ध पानी मिल रहा है और ये पानी शुद्ध है या नहीं है वो भी ये महिला करीब 5 लाख गाँव में 25 लाख महिला ये पानी जो सरकार की ओर से उनको किट दी गई है उसके जरिए वो चेक करके वो पानी पीने लायक है कि नहीं वो भी चेक कर सकती है। तो पानी पूरे फोर्स के साथ हर गांव में पर हेड 55 लीटर पानी देने की योजना
केंद्र सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो पैसे की बात की उन्होंने, तो कई राज्यों के अंदर बहुत सी कंप्लेंट भी आई है कि उन्होंने जो केंद्र सरकार की ओर से जो पैसा उठाया है उतना काम वहाँ नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार जो अलग अलग राज्यों में वहाँ इंक्वायरी की गई थी, उसका भी जो रिपोर्ट आया था वो भी हमने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चीफ सेक्रेटरी को दिया है कि वो पूरा एक्शन ले और हमें उसका रिपोर्ट करें। और जहाँ भी काम खत्म हुआ है वो योजना का वेरिफिकेशन करके वो जब तक नहीं भेजेंगे तब तक उसको पैसा देना हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो ये काम राज्य के अंदर भी पूरा कराए, यही मेरी आपसे उम्मीद भी है। प्रश्नकाल पूरा होने के बाद सदन को स्थगन प्रस्तावों को खारिज किए जाने की जानकारी दी गई। महत्वपूर्ण मंत्रालयों और विभागों से संबंधित दस्तावेज सदन में रखवाए गए। लोकसभा में पेश किए गए दस्तावेजों में जनजातीय मामलों के मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के दस्तावेज शामिल थे। सदन में सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति के प्रतिवेदन रखे गए। इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर स्थायी समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। यह रिपोर्ट भारत में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और अनुदान की मांगों से संबंधित थी। सांसद पीपी चौधरी ने संविधान के 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट के लिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया गया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जन महत्व के मुद्दे उठाए। इसमें कुछ प्रमुख मुद्दे नई पेट्रोलियम प्रणाली और छोटे जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं और श्रम बल के लिए पारिश्रमिक एवं सुविधाओं से संबंधित थे। चंडीगढ़ के आसपास 3 शहर और हैं, मोहाली, पंचकूला और न्यू चंडीगढ़। वर्ष 2019 में, नवंबर 2019 में मैंने मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज और मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स को एक खत लिखा था कि इन चारों शहरों को आपस में जोड़ने की जरूरत है और एक मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि इस पूरे रीजन का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उस इकोनॉमिक पोटेंशियल को पूरी तरह से जागरूक किया जा सके। वो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट धीरे धीरे बढ़कर 16,000 करोड़ से पिछले 3-4 वर्ष में 25,000 करोड़ हो गई। अब सभापति महोदय, नागपुर में भी मेट्रो बन गया, कोच्चि में भी मेट्रो बन गया, बेंगलुरु में भी बन गया, हैदराबाद में भी बन गया, मुंबई में भी बन गया, तमाम शहरों में मेट्रो बन गया है, पर चंडीगढ़ में पिछले 10 साल से मेट्रो नहीं बना। मेरी केंद्र सरकार से ये मांग है, मेरी स्पेसिफिक मांग ये है कि केंद्र सरकार को इसको एक स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत अडॉप्ट करते हुए वो 25,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से देना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के डाक विभाग में, सेना में, रेलवे में, एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट में बहुत सारे वर्तमान में कर्मचारी और पूर्व में सेवानिवृत्त कर्मचारी उनके परिवार निवास करते हैं। जनपद में कोई भी CGHS सेंटर नहीं है, जिसकी वजह से उनको मेरठ, गाजियाबाद या दिल्ली में जाना पड़ता है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जाने में असुविधा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के हर नागरिक को अच्छा स्वास्थ्य मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, इस उद्देश्य को लेकर सरकार हमारी काम कर रही है। लेकिन मेरे क्षेत्र में ये ना होने के कारण बुजुर्ग लोगों को ठीक से इलाज नहीं मिल पाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए CGHS सेंटर की स्थापना करने के लिए निर्देशित करने का काम करें। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जैसे भारतीय खाद्य निगम के मजदूरों के उनके हितों की रक्षा के लिए कॉरपोरेशन का गठन किया है और महाराष्ट्र के सरकार ने मथाड़ी बोर्ड का किया है, उसी तरह से अखिल भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए, उनके कवर के लिए, उनके मिनिमम वेजेज के लिए जो 4 कोड में सुरक्षित करने का काम सरकार ने किया है, वो एक बोर्ड बनाने का काम करें जिससे उन श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सके।
तो इसी के साथ कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। दीजिए इजाजत। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।